हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कल मैंने चर्चा किया था। लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ाते समय उसी में उपाध्यक्ष भी पढ़ाना था, लेकिन सामाजिक तत्व इधर उधर खटपट की आवाज़ की वजह से हमको क्लास को रोकनी पड़ी थी, जिसे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए। शुरू करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में केवल इतना अंतर होता है साथियों कि जब अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी न हो, उपस्थित न हो, तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, और जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य कर रहा होता है तो उसे वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो अध्यक्ष को मिल रही होती हैं। ये ध्यान रहे साथियों, जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष भी एक सामान्य सदस्य की भांति सदन में मौजूद रहता है। वो सामान्य सदस्य की भांति मत देता है, सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तब वह सामान्य सदस्य से अलग हो जाता है। वह मत पहले नहीं देता, वह निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है, और जिस समय उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, यदि उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं रह जाता, और जब पीठासीन अधिकारी नहीं रह जाता तो सामान्य सदस्य की भांति उसे मत देने का, उसे बात करने का, सदन में बोलने का उसका पूरा अधिकार बना रहता है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो उनके अपने पद के, यानी जितने साल के लिए वो लोकसभा के सदस्य हैं उतने साल के लिए यदि सदन ने उन्हें स्वतः नहीं हटाया और उन्होंने स्वयं त्याग पत्र नहीं दे दिया तो उस पद पर बने रहते हैं। यदि उनका कार्यकाल लोकसभा का 2 वर्ष का बचा हो तो वो 2 वर्ष तक ही रह सकते हैं पद पर। अगर लोकसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है तो वो उस पद पर, यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रह जाते। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि फिर उपाध्यक्ष का क्या आधार है। एक पैनल तो होता ही है। कई बार संविधानविदों के बीच में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं हुई कि यदि आप अध्यक्ष का पद दिए हैं और एक पैनल भी दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे मैं एक और कंफर्म कर दूं कि मैंने लोकसभा का जब अध्यक्ष के बारे में चर्चा कल किया था उसमें पैनल में मैंने 6 सदस्य बताया था। साथियों, आप लोग गुमराह मत होइएगा। कई जगह पे पैनल में 10 सदस्यों का उल्लेख है और कई जगह 6 सदस्यों का उल्लेख है। अगर आप यम लक्ष्मीकांत की बात माने, यम लक्ष्मीकांत, तो इन्होंने बताया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल में 10 सदस्य होते हैं। और यदि आप सुभाष कश्यप और अन्य कोई बुक का आधार लेंगे तो उसमें 6 सदस्य बताया गया है। जब दोनों में मैंने विचार किया तो मैंने कुछ अलग अपने जो बनाए नोट्स हैं एवं जो बेहतर आधिकारिक नोट्स हैं जैसे इग्नू, इसमें मैंने देखा तो उसमें ज़्यादातर जगह पे 10 सदस्य बताए गए हैं।
तो साथियों आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि 10 सदस्य याद रखिएगा। यदि 10 सदस्य नहीं होता है ऑप्शन में तो 6 मारिएगा, अदरवाइज 10 मारिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी एक भी प्रश्न आपका छूटे, क्योंकि एक प्रश्न से जिंदगी बनती भी है और बिगड़ती भी है। साथियों उपाध्यक्ष का जो पद है, जब हमारे संविधानविदों के मध्य इस पे विचार हुआ तो ये कहा गया कि पैनल का कार्य होता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो। साथियों यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, एक पद होता है उपस्थित और एक पद होता है रिक्त। उपस्थित का मतलब होता है कि प्रेजेंट होना, और इसी के आगे अनु लग जाए, ठीक है, अनु यानी अनुपस्थित, तो समझिए कि वो वहां पे नहीं है लेकिन पद पर हैं, पद पर हैं। अगर प्रश्न में आया कि उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करता है। यहां पे शब्द क्या आया है, अनुपस्थिति। तो ऐसे में जो पैनल के सदस्य हैं सदस्यों में से कोई एक करेगा, लेकिन साथ ही यहां अनुपस्थित की जगह यदि शब्द आ जाए रिक्त, रिक्त, रिक्त मतलब पद खाली है, मतलब कि वो पद पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर कौन करेगा। तो साथियों याद रहे, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब पैनल के सदस्य अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि पैनल भी समाप्त माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जिसे निर्धारित करे, राष्ट्रपति जिसे निर्धारित करेगा वो अध्यक्ष बनेंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि फिर उपाध्यक्ष को चुनता कौन है। अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर चुनता है, मतलब प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता है, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, अध्यक्ष निर्धारित करता है। यानी कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्धारित किए हुए तारीख पे चुना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये किया आता है कि क्या उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ होता है। अगर अध्यक्ष के निर्धारित किए हुए तारीख पे उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसका क्या माना जाए कि क्या उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है।
क्या उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है? तो नहीं होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यदि उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना हुआ तो वह अध्यक्ष को ही संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद खाली कर सकता है। किस तरह से? तो वह 3 तरह से खाली कर सकता है। उपाध्यक्ष अपना पद खाली कर सकता है 3 तरह से। नंबर 1 कि वह सदन का सदस्य न रह जाए। सदन का सदस्य न रह जाए। अब जब सदन का सदस्य ही नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष तो वैसे भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो या उसने त्याग पत्र दे दिया हो। त्याग पत्र दे दिया हो, किसको देगा त्याग पत्र? अध्यक्ष महोदय को त्याग पत्र दे दिया हो। और तीसरी बात कि उसे पारित संकल्प के द्वारा हटा दिया गया हो। यानी ये 3 वजह होते हैं कि जब उपाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाता। अब यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अपना त्याग पत्र वो 3 तरह से दे सकता है। अब यहाँ पे एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यह विशेषाधिकार क्या है कि यदि उपाध्यक्ष को किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो उस समिति का वह स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। अगर किसी समिति का सदस्य उसे बनाया गया है तो वह समिति का अध्यक्ष बन जाता है। उपाध्यक्ष को जिस समिति का सदस्य बनाया जाता है वह स्वतः उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी लॉजिकल बात है, हमारे संविधान में कुछ चीज़ों का वर्णन तो नहीं किया गया, लेकिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक बहुत ही मूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। कहा जाता है कि यदि आप एक सफल लोकतंत्र को चाहते हैं तो अपने साथियों को, अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को, इन सब को आप मिला के चलिए। जिस देश की पृष्ठभूमि
एकता के सूत्र में बंधी होती है। वैचारिक आधार अलग हो सकते हैं, लेकिन बात जब देश की आए तो एक हो जाएं। ऐसे देश को पराजित करना या ऐसे देश को नीचा दिखाना आसान नहीं होता। कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जापान के एक बच्चे से मिले तो उन्होंने उस बच्चे से कहा, ये देशभक्ति की एक पराकाष्ठा कह सकते हैं, कि उस बच्चे से कहा कि जिस भगवान को आप पूजते हैं, भगवान बुद्ध को, वो हमारे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में हैं, प्रतीक के रूप में हैं। अगर मैं उन्हें गाली दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो उस बच्चे ने क्या कहा कि वो मेरे गॉडफादर हैं और अगर आप उन्हें गाली देंगे तो मैं आपको गाली दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने उस बच्चे से पूछा, यदि आपके गॉडफादर आपके देश को गाली दें तो उन्होंने कहा, मैं ऐसी मूर्ति को फेंक दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति दिखाई नहीं जाती, देशभक्ति बताई नहीं जाती, वो यह महसूस किया जाता है कि मेरे रग में है या नहीं है। तो हमारे देश का लोकतंत्र इतना प्रबल है, उस लोकतंत्र की एक अच्छी खूबियाँ ये हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ा है विपक्षी को साथ लिया गया है। उसी का एक उदाहरण उपाध्यक्ष के पद को लेकर के भी है। साथियों, 10वीं लोकसभा के चुनाव तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता दल के ही होते थे, लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश के, हमारे संसद के जो बुद्धिजीवी रहे हैं, उन लोगों ने यह महसूस किया कि विपक्षी को हमें एकदम से दरकिनार करके नहीं चलना चाहिए। यानी जो सम्मानित पद है उपाध्यक्ष का पद, हमको अपने विपक्षी यानी जो विपक्षी दल का हो, 1/10 वोट सीटें प्राप्त करने वाला विपक्षी दल का तगमा पाता है, उसका सदस्य उपाध्यक्ष बनना चाहिए। तो साथियों, 11वीं लोकसभा में उन्नीस 96-97 में जब 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके पश्चात उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के लिए कर दिया गया। अब अध्यक्ष जो सत्ता दल का होगा और उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होगा। यानी 11वीं लोकसभा में एक ऐतिहासिक बातें बताई गई। साथियों, ये ध्यान रहे कि ये सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ये संसद के अपने नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे लोक लेखा समिति को, तो लोक लेखा समिति 1967 के पहले वो भी सत्ता दल का ही अध्यक्ष होता था, लेकिन उसके पश्चात लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी विपक्षी दल का होने लगा। 11वीं लोकसभा से उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होने लगा। अब साथियों, यहाँ पे एक और प्रश्न ये आता है कि ये सब दल, ये सब पद जो बनाए गए, इनका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है? तो 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में एक बात कही गई कि अब परिषद का
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। शब्द ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यही शब्द एज इट इज रखा गया। 1921 में 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद सृजित किया गया और यह जब तक चलता रहा 1935 तक। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत इन्हें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कहा जाने लगा। इन्हें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कहा जाने लगा, यानी कि पद जो सृजित हुआ 1919 के अधिनियम से, और तब इन्हें प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा गया। अब यहाँ बात यह आती है कि जब 1921 में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जब पद सृजित किया गया तो क्या किसी को इस पद को दिया भी गया था? तो 1921 में पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? फ्रेडरिक व्हाइट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? हमारे भारतीय थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पहले भारतीय सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें परिषद में यानी विधान परिषद में स्थान मिला, वो भी उपाध्यक्ष का। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद में 1925 में सच्चिदानंद सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद में स्वराज पार्टी वो 1923 में बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू एवं CR दास, इन दोनों लोगों ने मिल करके इस पार्टी को बनाया था और इस स्वराज पार्टी के माध्यम से 1925 में विट्ठल भाई पटेल इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। यानी पहले भारतीय थे जिन्हें विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, और ये जब संभव हुआ जब स्वराज पार्टी इसमें सहयोग की, और ये बहुत बड़ी सफलता थी स्वराज पार्टी की। यानी 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट पहले व्यक्ति थे जिन्हें विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा
को पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जाना गया। मैंने अभी पहले बताया ही था कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद जब रिक्त होता है तो पैनल का व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करता है। अब यहाँ पे जिस तरह का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आप लोगों ने देखा, तो यहाँ थोड़ी सी राज्यसभा के सभापति के बारे में जान लीजिए और उपसभापति के बारे में। कि सभापति राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। यानी कि सभापति का राज्यसभा के सदस्यता से कोई लेना देना नहीं, सदस्यता से कोई लेना देना नहीं। यानी कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, सभा का सदस्य होता है। और ध्यान रहे, जब उपसभापति और सभापति का पद रिक्त हो तब जो राज्यसभा का पैनल है, राज्यसभा का पैनल है, वो अध्यक्षता नहीं करता है। रिक्त होने की स्थिति में चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, पैनल अध्यक्षता नहीं करेगा, अनुपस्थिति में करेगा, अनुपस्थिति में करेगा। अब दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति सभा का सभापति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होते हैं और इसलिए सभापति 5 वर्ष का होता है। यानी कि यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा बनेगा कि वह कौन सा सभापति, वह कौन सा अध्यक्ष है जिसे अपने सदन के कार्यकाल से कम होता है। तो राज्यसभा का जो वहाँ का सदस्य है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि प्रश्न बनेगा कि कौन सा सभापति उपसभापति से कार्यकाल कम होता है। तो राज्यसभा के सभा के उपसभापति, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सभापति का 5 वर्ष का। 5 वर्ष यानी कि ये उपराष्ट्रपति का पदेन पद होता है और उपसभापति 6 वर्ष के लिए सदस्य जो होते हैं उनमें से बनता है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। एक दूसरे को संबोधित कर त्यागपत्र दे देंगे।
लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में नहीं है ऐसा। राज्यसभा में उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र सभापति को देंगे, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये किसी को नहीं देंगे, क्योंकि सभापति का कोई मतलब ही नहीं है। त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति देगा। वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। अब जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे तो सभापति अपने आप समाप्त, क्योंकि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन सभापति होता है। तो पदेन में यह अंतर होता है कि उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति स्वतः हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर त्यागपत्र में भी अंतर होता है। तो ये रहे बेसिक अंतर इन लोगों में, यानी राज्यसभा में और लोकसभा में पैनल काम कब करेगा कब नहीं करेगा, इस स्थिति को भी मैंने आप लोगों को बताया। तो साथियों, ये रहे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।